नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था किस तरह से एक इंस्पेक्टर ने 1 करोड़ की घूस मांगी, 30 लाख रुपए उसके गुर्गे ने पकड़ लिए। इससे पहले एक सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगा लाखों रुपए डकारने का, वो महिला सब इंस्पेक्टर थी। इससे पहले एक एसएचओ ने यह आरोप लगाया कि जज साहब उससे फटीक करवा रहे हैं। अब एक और मामला सामने आया। दरअसल ये मामला सामने आया दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कोई पुलिस किसी ऐसे आदमी को रॉबर बना दे जिसका क्राइम से कोई लेना ही देना नहीं? पूरा आपको माजरा बताता हूं। हमारे साथ एडवोकेट सुमित मौजूद हैं, जो इनके वकील हैं, जो एक्यूज साइड है उनके वकील हैं। उनसे बात करते हैं। सुमित भाई, मामला क्या था? पुलिस कहते हैं ना, रस्सी को सांप तो हमने खूब सुना है, तो ये तो लग ही रहा है कि रस्सी को सांप ही बनाया गया। ये तो रस्सी को पूरा एनाकोंडा बना दे। देखिए चिराग भाई, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी पुलिस को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिया है कि बिल्कुल एरिया में कोई किसी भी तरीके का इलीगल नशा या सब नहीं होना चाहिए, उसको बंद कराओ। हमारी जो सीएम आई हैं रेखा गुप्ता जी, उन्होंने भी ये इस बात को लेके बड़ा पुलिस पे दबाव बनाया कि किसी भी एरिया में कोई भी किसी भी तरीके की एक्टिविटी, जो ख़ास तौर पे ये जो सांसी लोग हैं जो शराब बेच रहे हैं या ड्रग्स बेच रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें जिससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, तो उस पर लगाम लगाने के लिए सीएम साहब ने भी काफ़ी प्रयास किए। बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि मेरा एरिया तो मुक्त हो गया है, अभी मेरे एरिया में कोई भी अवैध शराब या ऐसा कुछ ड्रग्स नहीं बिकती है। तो लेकिन ये जो मैं आपको केस बता रहा हूँ ये बिल्कुल इनके बयानों से अलग है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के ऊपर, वो स्टूडेंट हैं जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई मुकदमा पहले दर्ज नहीं है, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, क्योंकि ये सब लोग एक गरीब परिवार से आते हैं और इन्होंने एक इलीगल ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनसे थोड़ा सा तू मैं हो गई। उसके बाद पुलिस ने उस अवैध ड्रग्स का कारोबार करने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इन सब के ऊपर रॉबरी का पर्चा दर्ज करके जेल भेज दिया। मतलब जिनका गुनाह कुछ भी नहीं था, रॉबरी तो मतलब बड़ा संगीन इल्जाम हो गया। और ये बेसिकली पुलिस ये दिखाना चाहती है कि अगर आपने कोई अवैध ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाई तो हम आपको ऐसे केस में फंसाएंगे जहाँ से आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। अब रॉबरी का मतलब समझिए, उसका कैरियर पूरा ख़त्म हो गया, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और अगर ये सज़ा उसको हो गई तो एटलीस्ट 10 साल के लिए वो जेल के अंदर रहेगा। और जब वो जेल से बाहर निकलेगा ना चिराग भाई, तो वो एक हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलेगा। तो ये हुआ क्या? पूरा माजरा क्या था, कैसे बना दिया? देखिए, एक ये इंसिडेंट था 6 जुलाई का। एफआईआर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एज इट इज़। इसमें एक महिला का नाम लिखा हुआ, मैं रिवील नहीं करना चाहता उनका नाम, महिला का नाम लिखा हुआ, उनका एड्रेस लिखा हुआ है। वो ये बयान करते हैं कि मैं इस जगह की निवासी हूँ और मेरे हस्बैंड के और 4 बच्चों के साथ रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। ये जो शब्द मैं हाउस वाइफ बता रहा हूँ, हाउस वाइफ हूँ। और इन्होंने बताया कि 6 जुलाई को रात को 10:30 बजे मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, मेरे 4 बच्चे घर पे थे, मेरी ननद भी आई हुई थी और 4 लड़के आए जिनमें से एक को मैं जानती हूँ, एक ने पिस्टल निकाली, एक ने चाकू निकाला और मेरे साथ लूटपाट कर ली। मेरी ज्वेलरी छीन ली, मेरे पैसे छीन लिए और वो चले गए। ये घटना बता रही है 10:30 बजे की। और उसके बाद फिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी 2 दिन बाद, 8 जुलाई को रात को 9 बजे। चलिए, पहला तो सवाल यही बन जाता है कि 2 दिन बाद क्यों? हाँ, यही सवाल तो कोर्ट में उठा। जब मैंने एक्यूज्ड की बेल लगाई तो जज साहब ने सबसे पहला सवाल पुलिस से ये पूछा कि इस एफआईआर में 2 दिन की देरी क्यों हुई। ठीक है। पुलिस के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने 2 दिन बाद की देरी से एक एफआईआर दर्ज की तो उस जो एक्यूज्ड है, जिसमें जो मेरा जो क्लाइंट है, उसको अरेस्ट कब किया? तो पुलिस ने बताया जी हमने 9 तारीख को रात को उसको अरेस्ट किया और कोर्ट में उसको अगले दिन प्रोड्यूस किया, क्योंकि एक सेट जजमेंट है जिसमें ये मेंशन है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश करना पड़ेगा और साथ में उसको एक कॉपी भी देनी पड़ेगी कि और अपने इसके किसी रिलेटिव को बताना पड़ेगा कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो इस केस में पुलिस ने 6 जुलाई को, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप सुनिए ध्यान से, इस एफआईआर के अनुसार लिखा हुआ 10:30 बजे ये घटना हो गई। 10:51 पे
रात को 10:51 पे एक 100 नंबर की कॉल की गई थी जिसमें ये इंसिडेंट बताया गया था। ठीक है। और कोई क्राइम टीम नहीं बुलाई गई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। उस दिन इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि पुलिस को मालूम चल गया था कि ये जो झगड़ा हुआ है ये सांसियों के घर पे हुआ है, जो अवैध ड्रग्स का, अवैध अल्कोहल का, सबका धंधा करते हैं। ठीक है। 7 तारीख को जो लड़के थे उनमें से 2 लड़कों ने सोशल मीडिया पे इस बारे में लिख दिया कि फलाना फलाना नाम की महिला फलाना फलाना एड्रेस पे ये इलीगल ड्रग्स का धंधा करती है, इसके खिलाफ एक्शन हो। ये बात पुलिस को पता चल गई, तो उसके बाद सारा खेल शुरू हुआ। 7 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 2 बजे तक जितने भी यंगस्टर्स थे सबको रात में 5-5 लोगों की टीम भेजी, उनको सोते सोते घर से उठा लिया। ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने क्राइम किया होता तो घर पे नहीं रहते, भाग चलिए, जाते। इसमें जो आरोपी थे, जो महिला ने मेंशन किए, तो 4 आरोपी थे। हाँ, देखिए एफआईआर में महिला ने मेंशन किए 4 आरोपी थे। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। जो भी इसमें उनके दोस्त थे, जिसने भी कोई सोशल मीडिया पर ये चीज़ लिख दी, तो पहले तो पुलिस ने उनको बुला के उनके फ़ोन से वो डिलीट करवा दी। ठीक है। और रात को 12:55 पे उन्हें उठाया और उनको थाने नहीं लेके गए। पुलिस चौकियों में 2 दिन तक रख के उनको टॉर्चर किया, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनाया क्योंकि अब ई साक्ष्य शुरू हो गया है। तो उनकी वीडियो बनाई, एक किसी के हाथ में पैसे पकड़ा दिए, वीडियो बना ली, किसी के हाथ में एक देसी पिस्टल पकड़ा दी, वीडियो बना ली, मेरे एक्यूज़ के हाथ में पैसे और एक चाकू पकड़ा दिया और उसकी वीडियो बना ली। अब देखो, एक स्टूडेंट है, उसको मारोगे तो उसको मार से डर लगेगा। तो ये फैब्रिकेटेड स्टोरी बना के पुलिस ने सारा बना के और उसको बंद कर दिया। किस तारीख को बंद किया? क्योंकि 7 की लेट नाइट आप ये बता रहे हैं। ऑफिशियली पुलिस ने जो अरेस्टिंग दिखाई है, अरेस्ट मीमो पे, वो दिखाई है 9 जुलाई को रात में। ठीक है। और उसको उठा के ले गए 7 तारीख को रात को 12:55 पे। वकील साहब, 7 तारीख को जब उठाकर ले गए तो उसका सबूत? हाँ, मैं एक्चुअली पुलिस वाले ये भूल गए कि अगर ये कोई गरीब आदमी है, झुग्गी बस्ती में रहते हैं, क्योंकि 12.5 गज के छोटे छोटे मकान रहते हैं, बड़े गरीब लोग हैं। पुलिस को ये नहीं पता था कि इन्होंने अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगा रखा है। उस सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हो गई। वो सीसीटीवी फुटेज उसके फादर और उसका छोटा भाई मेरे पास लेके आए, मैंने एग्जामिन की, मैंने उस सीसीटीवी वाले को बुलाया, सबसे पहले उसको टाइम चेक किया। कई बार क्या होता है, डेट और टाइम इनकरेक्ट होती है तो आगे पीछे होती है। वो मैच किया, वो मैच हो गया। तो मैंने एक रॉ पेन ड्राइव सबसे पहले निकाली, क्योंकि अगर मैं कोर्ट में कोई बात कह रहा हूँ तो वो एफएसएल में भी साबित होनी चाहिए। तो मैंने उसकी रॉ फुटेज जो कई घंटों की है उससे टेक्निकल बंदे से पेन ड्राइव में डलवा ली। उसके बाद कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन, अपनी जो बेल एप्लीकेशन साथ में वो मूव की, जिसमें मैंने दिखाया कि रात को ये लेके चले गए हैं। उसके बाद जब कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा, अगले दिन उस बेल की सुनवाई थी, तो आईओ आया। आईओ ने कोई प्रॉपर जवाब जज साहब को नहीं दिया। तो उसके बाद 2 बजे, उसी दिन 2 बजे जज साहब ने एसएचओ साहब को बुलवा लिया कि ये एसएचओ आके इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देंगे। उत्तम नगर। ठीक है। एसएचओ साहब नहीं आए। एसएचओ साहब की जगह एटीओ आए। एटीओ ने आके 2 दिन का टाइम मांग लिया, तो साहब ने दे दिया कि ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो रिपोर्ट लेके आए, रिपोर्ट में उन्होंने ये बात मान ली कि हाँ, 7 तारीख को हमारा स्टाफ इनको उठा लाया था। क्योंकि सीसीटीवी, चिराग भाई, एक नहीं थे। सीसीटीवी तो उस पूरे सड़क पे गवर्नमेंट के भी लगे हुए हैं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो तब के भी हैं, कुछ और प्राइवेट घरों के भी। हमने अलग अलग लोकेशंस के सीसीटीवी निकाले थे, जो पुलिस को पता चल गया। झूठ बोल रहे हैं। पहली तो झूठ यही बोला पुलिस ने कि इनको 9 तारीख को गिरफ्तार किया, इनको 7 तारीख को उठा कर लिया। हाँ, एक झूठ कोर्ट में पकड़ा गया। ठीक है। उसके बाद जब जज साहब ने एक्सप्लेनेशंस मांगा इस चीज़ का, तो वो झूठी कहानी बनाने लगे कि नहीं, 7 तारीख को तो हम ले आए थे और रात को पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था। अगले दिन एफआईआर हुई, फिर हमने इसको ढूंढा। 9 तारीख को रात को हमें एक पार्क से मिल गया। तो अब ये फैब्रिकेटेड स्टोरी, लेकिन कोर्ट ने वो मानी नहीं। कोर्ट ने फिर अच्छा, तीसरे दिन जब बेल की सुनवाई थी, जब ये सारी बात हुई, तब वो 3rd इंस्पेक्टर वहाँ पे आए, जो तीसरे इंस्पेक्टर थाने में होते हैं। मतलब जो एसएचओ को साहब को बुलाया था वो नहीं आया। तो जज साहब ने ऑर्डर में ये मेंशन किया कि भाई एसएचओ साहब को बुलाया, तो उन्होंने ना तो कोई अपना रिप्लाई भेजा,
ना कोई वर्बल सबमिशन भेजा कि मैं नहीं आ रहा या जो भी है। उसके बाद जज साहब ने सारा कुछ सुनने के बाद हमें तो बेल अलाउ कर दी, लेकिन साहब ने एक 6 पेज का ऑर्डर लिखा और 5 अगस्त को रिप्लाई मांगा दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि वो एक जांच करेंगे इस बारे में पूरी जो हमने एलिगेशंस लगाए हैं, और एटलीस्ट जॉइंट कमिश्नर इसको प्रेजेंट करेंगे आगे। तो अब उसकी सुनवाई हमें नहीं लग रहा अभी तक कुछ लग रही है, क्योंकि विजिलेंस वाले कुछ लोग आए तो मैंने उस लड़के का, जो क्योंकि अब तो वो जेल से बाहर है, उसका स्टेटमेंट नोट कराया। पहले वो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट लिख लिया। जो पहले जो साहब आए पुलिस से वो काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने पूरा स्टेटमेंट उस बच्चे का नोट किया। 20 साल का स्टूडेंट है, BCA कर रहा है, IT एक्सपर्ट का कोर्स कर रहा है। उसने बताया कि मेरे को इतने बजे यहाँ लेके गए, फिर इस चौकी पे लेके गए, यहाँ मारा, फिर दूसरी चौकी पे ले गए, वहाँ मारा, फिर रात को 9 तारीख को 9 बजे मुझे थाने लेके गए। सारा स्टेटमेंट ले लिया। उसके 1 घंटे बाद एक महिला सब इंस्पेक्टर उसके घर पहुंची। मैं दोबारा उसके घर गया तो उस महिला सब इंस्पेक्टर ने बोला हमारे को ये दोनों बयान नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ CCTV फुटेज दे दो। तो देखो कितनी कलाकारी हो रही है अपने स्टाफ को बचाने के लिए। जब एक बच्चा बाहर आके बयान दे रहा है तो उसके बयान तो आप लोगे ना, फिर किस बात की जांच की जा रही है? अगर CP साहब को भी लिखने के बाद भी ये जांच की जा रही है तो फिर सब कुछ सामने ये साफ है कि अगर किसी ड्रग डीलर के खिलाफ आप बोलोगे तो सारा पुलिस प्रशासन तो उसी के फेवर में खड़ा होगा। नहीं, तो इसमें ऑर्डर में कोर्ट ने क्या क्या मेंशन किया कि किन किन अधिकारियों की जवाबदेही बनती है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? देखो मैं आपको, ये मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। ये कोर्ट में ना साफ साफ आ गया कि FIR वाज रजिस्टर्ड ऑन द नाइट ऑफ 8 जुलाई 2025। ठीक है। बट एज इन इज एविडेंट फ्रॉम द रिप्लाई द पुलिस ऑफिशियल चेक द एप्लीकेंट कृष्णा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी इंक्वायरी। ये उनके जो उधर से स्टेटमेंट आई थी ना, जज साहब ने लिख दिया कि प्राइमरी इंक्वायरी के बाद इन्होंने छोड़ दिया 8 जुलाई को, पर CCTV फुटेज जो काउंसिल ने दी वो बता रही है कि पुलिस उसको लेके चली गई, और उस CCTV फुटेज में वापसी का कोई जिक्र नहीं है। अगर लड़के को तुमने छोड़ा है तो वापसी का भी तो होना चाहिए, दिखना चाहिए वापसी तो वो अपने घर ही तो आएगा। वो पार्क में एक इनकी फैब्रिकेटेड स्टोरी के हिसाब से वो जेब में 20,000 रुपये और चाकू लेके पार्क में सोता रहा। ये पॉसिबल है दिल्ली में? मतलब 7 तारीख को आप रात को उठा रहे हो और कह रहे हो 9 तारीख को एक पार्क में मिला था, इसके पास एक जेब में चाकू था, एक जेब में कैश था। लूट के कोई आया तो एक जेब में चाकू और कैश लेके अपने पार्क में सोएगा। वो जिस दिन की वारदात ये बता रहे हैं 6 जुलाई की, उस दिन की फुटेज भी मैंने कोर्ट में लगाई है। 10:30 बजे वो अपने घर था। अच्छा, घर पर था वो? जी हाँ। और झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा ये हुआ कि ये जो लोग थे, ये 6-7 लोग इकट्ठे हुए, जिसमें से कुछ लोगों को बियर पीनी थी। मेजर है, अगर पी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो गए सरकारी ठेके पे, सरकारी ठेका 10 बजे बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ मतलब इनसे परचेज की और इस बात पर झगड़ा हो गया। इस ठेके के जस्ट पास में ये घर है। ओके। ये लोग वहाँ गए। इसमें से एक लड़का है, वो पहले से उसको जानता है। FIR में इस लेडी ने भी मेंशन किया कि मैं उसको पहले से जानती हूँ। ठीक है, तो वो पैसों को लेकर बेसिकली झगड़ा हुआ और उसका एक शक्ल ये दे दी गई कि दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो गई, रॉबरी का केस दे दी। रॉबरी का केस, पैसों को लेके झगड़ा हुआ। उसके बाद उन लोगों ने उनको मारा भी है। ऐसा पॉसिबल है कि 80 लोगों को कोई 4-5 लोग मिलके मार सकते हैं? दिल्ली में आप भी इतने पुराने रहते हैं, मैं भी पुराना रह रहा हूँ। किसी की हिम्मत है कि अगर सांसियों जो ऑलरेडी लोकेलिटी में जाकर, उनकी लोकेलिटी में, उनके घर में जाकर कोई मार दे? इन लोगों ने पहले सब लड़कों को मारा, खूब पीटा, ये डर के भाग गए क्योंकि स्टूडेंट क्या करेंगे। वो भाग गए। भागने के बाद अब सब अपने अपने घर चले गए। ठीक है, और उसके बाद ये पूरी स्टोरी कुक की गई। ये स्टोरी 2 दिन के बाद कुक की गई। 6 तारीख को कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, 7 तारीख को कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, 8 तारीख को रात को 9 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। कितने घंटे का डिले है? कहाँ ये दिखाओगे जब ट्रायल चलेगा? कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोई SHO के ऊपर रिमार्क पास किया या कोई दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुछ बोला? हाँ, देखो कोर्ट ने ना साफ साफ इसमें लिखा है कि आर्टिकल 21 हमारे को आज़ादी देता है, हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर लिया, उसकी आज़ादी छीन ली आपने। 7 तारीख को रात को 12:55 से आपने उसकी आज़ादी छीन ली, आपने उसको इलीगल कस्टडी में ले लिया। ये माना कोर्ट ने अपने ऑर्डर। ये कोर्ट ने मेंशन कर दिया साफ साफ। उसके बाद कोर्ट ने इनको बताया कि अगर एक हीनियस क्राइम की आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, जो कि 6 तारीख को रात को 10:51 पे आ गई,
तो इमीडिएटली आपको एफआईआर दर्ज करनी है। सेक्शन 54 सीआरपीसी का आप चेंज हो गया, 173 बीएनएसएस हो गया। तो कोर्ट ने बोला कि ये रजिस्ट्रेशन और एफआईआर तो तुरंत होनी चाहिए थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। अगर पुलिस चाहती तो अपने उस पर कर लेती, पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन आ गई ना, क्यों नहीं किया? कोर्ट ने सवाल खड़ा किया जिसका कोई जवाब पुलिस नहीं दे पाई। और अगर आपने किसी को पूछताछ के लिए बुलाना तो 41 सीआरपीसी का नोटिस देना था। नाउ 3512 बीएनएसएस हो गया, इसमें वो भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जो ये कहते पूछताछ के लिए बुलाया, तो पूछताछ के लिए तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनके पास। ठीक है, मतलब माना कि कोई रिकॉर्ड नहीं। इमीडिएटली जज साहब ने ये काम किया, इनके केस फाइल लेके उस पर अपनी स्टैंप लगा दी ताकि ये चेंज ना कर सके डेट को। वो एक बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखिए अब अगर हमारे देश में कुछ बुरा हो रहा था, बहुत अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने और क्या ऑर्डर इनके खिलाफ किया? हाँ, कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया। देखो ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बोला जाता है या डायरेक्शंस दी जाती हैं कि पुलिस ऑफिशियल ऐसे कोई हरकत ना करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया था 330/2019। 2019 में 330 नंबर स्टैंडिंग ऑर्डर का है, जिसमें ये बताया गया कि आप किसी को अगर पूछताछ के लिए बुलाओगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, किसी को अरेस्ट कर रहे हो तो क्या फॉलो करोगे। इस पूरे केस में इन्होंने अपना खुद का ही दिल्ली पुलिस का सर्कुलर को फॉलो नहीं किया। और इस कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, दिस कोर्ट है डायरेक्टेड द एसएचओ कंसर्न टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एट दिस एंड, हाउएवर फ्रॉम द रिप्लाई फाइल टुडे इट इज एविडेंट द एसएचओ पीएस उत्तम नगर हैज फेल्ड इन हिज ड्यूटी इन दिस रिगार्ड। साफ साफ मान लिया कि एसएचओ ने अपनी ड्यूटी को प्रॉपर से नहीं निभाया। इसीलिए, और एसएचओ से पूछा गया था कि कौन लोग आए थे इनको बच्चे को उठाने के लिए। 4-5 पुलिस वाले सीसीटीवी में दिख रहे हैं, किसी का नाम ही मेंशन नहीं किया उन्होंने। एक फीमेल थी, बाकी मेल थे। नाम इन्होंने अपनी इंक्वायरी में थाने के एसएचओ, क्या आप देख के नहीं बता सकते कौन कौन आ रहे हैं? सही बात है, कोई भी बता देगा। पब्लिक का बंदा जो थाने जा रहा है वो बता देगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। इन्होंने नाम ही नहीं बताया, रिवील ही नहीं किया। इसीलिए कोर्ट ने ये बोला कि कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलॉन्ग विद पेन ड्राइव फाइल्ड बाय लंडन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, जो हमने सीसीटीवी फुटेज दी, हमने उसकी 2 कॉपी करके दी, बी सेंड टू द ऑफिस ऑफ वर्दी कमिश्नर ऑफ पुलिस टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एट हिज एंड। मतलब कमिश्नर पुलिस को कहा कि अपने एंड पर इंक्वायरी करो, क्योंकि एसएचओ तो फेल हो गया। उसके अलावा तो इलाके के डीसीपी, जो जॉइंट सीपी, इन सबको सरपास करके कोर्ट ने सीधा सीपी को लिख दिया। देखिए, क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये एक बच्चे की लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ मामला था। आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ। उसके अलावा कमिश्नर ने जो ये ऑर्डर दिए, स्टैंडिंग ऑर्डर, तो कमिश्नर तो चेयर है ना, वो तो इंसान आता जाता उसकी नहीं है। एक चेयर ने एक ऑर्डर पास किया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे 330/2019, तो उसको भी फॉलो नहीं किया। तो अगर उसको फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कराने की जिम्मेवारी तो फिर दोबारा उसी चेयर की है ना, जो सीपी साहब की है। इसीलिए ये कोर्ट ने सीपी साहब को ये लिखा कि आप अपने लेवल पे इंक्वायरी करो और 5 अगस्त को रिपोर्ट फाइल करो, जिसमें कम से कम जॉइंट कमिश्नर से नीचे के साइन नहीं होने चाहिए। क्यों? डीसीपी साहब तो उसी ज़िले के हैं। ये बात नहीं मानी जा सकती कि ये उनके नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक छोटी सी चीज़ के लिए पुलिस बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती है और बाद में उस चीज़ को देखा जाता है कि वो बरी हो गया। सुमित जी, इसको इस तरह से माना जाए कि एक पुलिस ने कैसे एक आम आदमी को फंसाया रॉबरी के केस में, और किसके कहने पर? सांसी के कहने पर उसको फंसाया और मुकदमा दर्ज कर दिया, वो जेल भी गया। कितने दिन जेल रहा? रॉबर, ये लड़का, इस लड़के को 10 तारीख को जेल भेजा गया था, बल्कि से तो 7 तारीख से ही हिरासत में था और ये 31 तारीख को छूटा है। सोचिए करीब 20 दिन, इतने दिन ये अंदर रहा जेल में, हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ में रहा। तो अगर ये किसी गैंग में शामिल हो जाता, किसी के, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसी आदमी का आपने 20 दिन जेल में उसको, इसके लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है, जिसको उसको उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। उसकी रक्षा करने के बजाय उसको जेल में भेज दिया। और या फिर झगड़े के हिसाब से डील करना चाहिए था केस को। मैं तो कह रहा हूँ, अगर झगड़े के लिए भी तो आपके पास लॉ है ना। अगर वहाँ झगड़ा हुआ था तो आप उसको झगड़े के हिसाब से बंद करते हैं। मैं सीधा सीधा सवाल करता हूँ कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया, ये किसके कहने पर दर्ज किया? उस अधिकारी का नाम बताइए। हाँ, ये किसी की तो हिमाकत रही होगी ना, किसी की इस महिला सासी से कोई सेटिंग रही होगी। देखो, मैं तो कहता हूँ एक एरिया का जो सबसे जिम्मेवार अधिकारी होता है वो एसएचओ होता है। तो मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि ये जो मुकदमा है ये एसएचओ कहने में दर्ज किया। अगर आप थाने में जाते हैं एक छोटा झगड़े का मुकदमा दर्ज कराने,
तो वो बिना एसएचओ के परमिशन के नहीं किया जाता। आप एक झगड़े का मुकदमा कराने चले जाओ थाने, आपको 4 घंटे बिठा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि एसएचओ साहब नहीं होते, एसएचओ साहब बिजी हैं, एसएचओ साहब मीटिंग में हैं, उनके परमिशन के बिना ये मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। तो मैं तो साफ साफ उन पे आरोप लगा रहा हूँ कि ये मुकदमा एसएचओ साहब के कहने पर दर्ज हुआ है, क्योंकि वो अपने एरिया क्योंकि वो अपने एरिया के ड्रग पैडलर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से एक महीने का एक लगा बनता पैसा भी आता है, तो पैसा सबको प्यारा है। और अगर ये वहाँ पे बंद होता, ये भी तो संभव है ना कि हो सकता है एसएचओ की नॉलेज में नहीं और नीचे के अधिकारियों ने सेटिंग कर दी। हाँ देखो, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये कोई भी एफआईआर एसएचओ की नॉलेज के बिना दर्ज की जाए। ये तो रूल है, एक छोटी या बड़ी कोई भी एफआईआर एसएचओ साहब के नॉलेज के बिना दर्ज ही नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़, ये रॉबरी है। रॉबरी एक संगीन क्राइम होता है, एक स्नैचिंग भी बहुत संगीन क्राइम है। तो एक स्नैचिंग की भी जो जानकारी है ना, वो डिस्ट्रिक्ट डीसीपी को दी जाती है। इसका मतलब सुमित जी ये माना जाए कि शुरुआत में कोर्ट ने माना कि ये कोई सबूत ही नहीं है, इसीलिए बेल दी आरोपी को। ऑब्वियस सी बात है। अगर एक बच्चा 6 जुलाई को झगड़ा करके, लूटपाट करके, मैं इनकी बात कोई बड़ा करता हूँ, लूटपाट करके चाकू लेकर उसने लूटपाट की, क्या वो अपने घर चला जाएगा 5 मिनट के अंदर? घर जाके खाना खा के सो जाएगा? अगर उससे ऐसी घटना भी हो गई तो भागेगा ना, अपना बचाव करेगा, भाग जाएगा या सो जाएगा, अगले दिन भी अपने घर पे रहेगा कि आओ। सबसे बड़ी बात आपने खुद ही बोली कि जिस दिन ये वाकया बता रहे हैं उस दिन तो वो अपने घर पर है। हाँ, लेकिन झगड़ा तो हुआ था। झगड़ा हुआ था, हम भी कह रहे झगड़ा हुआ था। हमारा जो ये लड़का है, ये उस गली, जो बहुत पतली गली है, उस गली के अंदर ये लोग शराब बेचते हैं। 4 लड़के इसके वहाँ गए थे, बिल्कुल सही बात है, 4 लड़के गए थे। 4 लड़के अंदर गए थे और 3 लड़के गली के बाहर थे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, जो भी साहसी होते हैं, जो भी ड्रग्स का काम करते हैं, उनके वहाँ सीसीटीवी कैमरे परमानेंट होते हैं। एक कंट्रोल रूम बना होता है, एक बंदा उस पर परमानेंट देखता है। 3 फ़ोन पड़े होते हैं वहाँ पे। और जो जहाँ ये ड्रग्स का काम होता है, उस गली के टॉप टू एंड तक हर जगह 4 कैमरे लगे होते हैं। कोई डिपार्टमेंट की मूवमेंट है, कोई हमें पकड़ने आ रहा है, इसलिए वो लाइव देखते रहते हैं। तो मैंने इसमें पुलिस को बोला कि आपने उस सीसीटीवी को सीज क्यों नहीं किया? अगर वहाँ ये झगड़ा हो रहा है, रॉबरी हुई, तो उन सीसीटीवी कैमरे में भी होगी। तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। जब साहब ने पूछा सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन्होंने बोला हाँ लगे हुए हैं। तो बोला कि आपने इसकी फुटेज क्यों नहीं ली? अगर फुटेज में तो ये सारी घटना ही रिकॉर्ड हो जाती। सही बात है। कि जिसमें रॉबरी हो रही है, पिस्टल चाकू निकाले जा रहे हैं, चेन छीनी जा रही है, तो वो तो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती। तो पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आप सोचिए, झूठा मुकदमा सीधा सीधा, जो कोर्ट ने भी शुरू में माना कि कोई एविडेंस नहीं है, सीसीटीवी फुटेज जो घटना से संबंधित नहीं है, बाद में स्टोरी कुक की गई, 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, ऐसे तमाम सवाल कोर्ट ने खड़े किए। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी कॉपी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी जो नए कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो उनको हैंड ओवर की गई है एसबी के सिंह। वो ऑब्वियसली उनका स्टाफ इस पर रिप्लाई फाइल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये गठजोड़ सामने आया है अपराधी और पुलिस का, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इस पर ढेरों कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।